हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में यूपी टेट का एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैंने आज से आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है और इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वो टेलीग्राम की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां जाकर आप इस PDF को ओपन कर लेना। और इससे अलग मैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी डाल दूंगी, वहां पर आप अपनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन कौन सा है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? भेद होते हैं वो आपके 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं? तो पहला आता है आपका पुरुषवाचक, फिर आता है निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक होता है, और आपका ये 3 हो गए। फिर उसके बाद आता है निजवाचक, संबंधवाचक या आपका प्रश्नवाचक। ये आपके 6 होते हैं। 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? देखिए चौथा वाला, जिसका भी करेक्ट आंसर आप डी है वो एकदम राइट है। क्योंकि नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसमें पूछा है कि जो हिंदी भाषा है हमारी तो कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो अक्सर आपने देखा भी होगा कि ज़्यादातर मतलब आती रहती है। ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ऐसा है ऐसे क्वेश्चन हाँ पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ब्रह्मलिपि, देवनागरी लिपि और खरोष्ठी लिपि या फिर आपकी गुरुमुखी लिपि। तो आपकी देवनागरी लिपि आपकी हिंदी की लिपि होती है, यानी कि बी एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो इसमें आपके समास से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए माता पिता, शक्ति, नवग्रह और पीतम्बर। तो देखिए अगर मैं इसकी अलग एक पहचान बनाऊं तो द्वंद्व समास जो होता है उसमें एक योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह से आप इसकी पहचान कर सकते हो। तो आप बताइए ये 4 ऑप्शन में से आपको योजक कहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो योजक चिन्ह का ऐसा होता है तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। माता पिता, जैसे कि आपको विलोम शब्द भी मिलेंगे, वहां भी आप द्वंद्व समास लगा सकते हो, वहां भी एकदम करेक्ट होगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। यह नई साड़ी है। यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द है। तो नई जो शब्द है वो कौन सा है? तो सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है। तो देखिए सर्वनाम जो होता है वो आपका होता है कि जो हमारी संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है, वो आपका सर्वनाम होता है। क्रिया वो होती है जो कार्य के बारे में बताती है, और क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता को बताता है। और विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। तो कैसे बता रहा है? देखिए यहाँ पर यह नई साड़ी है, तो यह यानी कि ये सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है कि कैसी साड़ी है, कि नई साड़ी है। कैसी साड़ी है? नई साड़ी है। तो उसकी विशेषता को यानी कि उसकी गुणवत्ता को बता रहा है कि कैसी चीज है ये, यानी कि अच्छी है, बुरी है, यानी कि नई साड़ी है। तो ये नई साड़ी है, नई आपके विशेषण हो जाएगा, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। जिसने भी डी लगाया है उनका एकदम राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपमान में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। तो उपसर्ग में आपका उप, अति, अप और पर, ये आपके हो गए। उपसर्ग क्या होता है कि उपसर्ग वो होता है जो किसी भी शब्द के पहले लगता है, यानी कि जो हमारा कोई शब्द होता है उससे जो पहले यूज किया जाता है वो आपका उपसर्ग होता है। और प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो होता है वो आपका क्या होता है? जो शब्द के अंत में यूज किया जाता है, तो वो आपका प्रत्यय हो गया। लेकिन इसमें पूछा है आपका उपसर्ग, तो उपसर्ग कौन सा है? उपमेय, उपमान। तो उप में आपका जो पीछे का यानी कि आगे वाला छोड़िए, पहले देखिए पीछे पीछे का अर्थ होना चाहिए। तो मान दे रहा है अप, तो अप एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अप इसका उपसर्ग होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुर्वस्था। दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग है? अब मैंने बता दिया है कि पहला वाला मतलब जो वर्ड मतलब पहला वाला यानी कि जो किसी भी शब्द के पहले जो लगते हैं वो आपके उपसर्ग होते हैं। तो दूर देखिए, दूर हो गया, और आपका अब हो गया या दूर हो गया। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका देखिए दूर। ऐसे करके अगर किसी के पीछे हलंत लगा हुआ है तो वो इसका करेक्ट आंसर है। तो ये वाला एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? दिनकर है, रवि है, असुमाला है, यामिनी है और निशाकर, यानी कि ये वाला ई वाला ऑप्शन नहीं देखिए, 4 ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, दिनकर, रवि, असुमाला और यामिनी। तो इसका जो कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं बताना है? तो इसको जो बताना है सूर्य का नहीं है। तो देखो दिनकर तो होता ही है, दिनकर होता है, रवि भी होता है, असुमाला भी होती है, लेकिन यामिनी नहीं होता है। यामिनी नहीं होता है, ये एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी जो उदाहरण है किसका? वृद्धि संधि का, गुण संधि का, व्यंजन संधि का या स्वर संधि का? तो वृद्धि संधि जो होता है अगर इसे हम तोड़ेंगे तो विद्या
विद्या प्लस अर्थी, ऐसे करके बन जाएगा। तो इसमें आपका ए आ रहा है और यहाँ पर भी आपको ए दिखाई दे रहा है। तो कौन से इसमें आता है कि ए प्लस ए बनता है आपका डबल आ, यानी कि आपका बन जाएगा वो आपका दीर्घ संधि में होता है। लेकिन इसमें दीर्घ आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ये होगा स्वर संधि में, क्योंकि स्वर संधि के अंदर ही तो आती है ये आपकी दीर्घ संधि, आपकी जो गुण संधि, यण संधि, सारी संधि आपकी पांचों के पांचों वो आपकी इसी में आती है, आपकी स्वर संधि में। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? तो कारक में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं ऐसे आसान भाषा में बता दूंगी जिसे आप आसानी से पहचान सकते हो। देखो, अधिकरण, कर्म, और ये आपका संप्रदान हो गया, अपादान होगा। देखो, जहां भी आपको ऐसे दिखे ना कुछ भी चीज अलग होती हुई, जहां आपको कुछ भी चीज अलग होती हुई दिखे ना, वहां आंख मीच के आराम से आप अपादान लगा देना। अपादान एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग होने की जगह पर जहां भी आपको अलग कोई चीज हो, तो जैसे कि कोई बिल्ली कूद पड़ी या फिर मेज से कोई किताब गिर पड़ी, जहां चीज जो थोड़ा गैप हो रहा है, अलग गिर रही है, तो वहां पर आपका अपादान होगा। संप्रदान जो होता है वो आपका वहां होता है जहां आपकी जो चीजें होती हैं वो हमेशा के लिए दी जाती हैं। कर्म, वैसे तो चिन्ह आते हैं, अगर चिन्ह नहीं आते तो पहचान करने का वो है तरीका, तो इस तरह आप पहचान कर सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं अधिकरण, अधिकरण में आपका मैं पर आता है, जहां पर भी आपको मैं और पर दिखाई देगा वो आपका अधिकरण होगा। कर्म में आएगा को, तो आपका संप्रदान के लिए आता है, जहां पर आपको के लिए दिखेगा। और लास्ट में आपका आता है आपका अपादान। अपादान जो होता है तो ये आपका अलग होने के स्थान पर आता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। और अपादान से अलगाव होता है, अलगाव होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अलगाव से मतलब अलग होना, ठीक है। जो शिव की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? अब ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे उम्मीद है कि ये सब आप मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप सभी को पता भी होगी। तो शैव होता है, वैष्णव होता है, नास्तिक होता है, उपासक होता है। तो नास्तिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नास्तिक तो होता है जो भगवान को मानता ही नहीं है। तो वैष्णव से तो आपको पता होगा, ये आपका विष्णु, जो विष्णु भगवान को मानते हैं वो होते हैं। और शैव का मतलब होता है शिव, जो शिव को मानते हैं उसे बोलते हैं शैव। ये एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ में आपका प्रत्यय बताना है, और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगाया जाता है। तो अक्कड़, घूम, घूम का मतलब होता है, अब इसमें जो भी आप तोड़, यानी कोई भी शब्द अगर तोड़ते हो तो जो पीछे वाला होता है उसका बेशक अर्थ ना हो, लेकिन आपका आगे वाले का अर्थ होना चाहिए। जैसे उपसर्ग में बात करूं तो उपसर्ग में पीछे वाले का अर्थ होना चाहिए, आगे वाले उपसर्ग होता है। अब प्रत्यय में आपका आगे वाले का अर्थ होना चाहिए, पीछे प्रत्यय लगा होता है। ऐसे ही जैसे घूम, घूम का मतलब होता है घूमना, और पीछे क्या आएगा? अक्कड़, अक्कड़। ये दो एक साथ बन गए हैं, दोनों ऑप्शन ही राइट हैं आपके। तो देख लीजिए, ये दोनों ही आपके सही हैं। करेक्ट आंसर एकदम बी, बी, बी और आपका सी रहेगा। बी और सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, दिव्या में कौन सा प्रत्यय है? तो दिव्या नहीं है, ये गलत टाइप हो गया है। तो देखिए आपका दिव्या होगा, दिव्या, ठीक है। इसमें बताइए आपका कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग, सॉरी प्रत्यय है, प्रत्यय बताना है आपको। तो मैंने बताया था डिवी और या, डिवी या। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो या में होगा। या इसमें आपको दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन देखिए, इसमें एक और लग जाएगा, बाकी आपका ये या हो जाएगा। दिव्या में या प्रत्यय आता है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो देखिए, बादल का जो पर्यायवाची है, ज्यादातर आप पहचानने की कोशिश करिए। सबसे पीछे जो आता है वो दय आता है, दय। ज्यादातर बता रही हूँ कि ज्यादातर पर्यायवाची बादल का जो होता है उसके पीछे दे आता है। तो नीरज, नीरज तो कमल का हो गया, ये भी नहीं है आपका। नीरद, पंकज और दिनकर, ये भी नहीं है आपका। तो मैंने बताया था कि दे आता है, तो आपका नीरद, नीरद एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। तो इंद्रियों को जो जीतता है उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी होता है, चित्र होता है, या बुद्धिमान होता है, या जितेंद्रिय होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी रहेगा। डी एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप आ गए आहा में, आहा शब्द है। तो इसमें आहा आपको यहाँ से पता चल रही होगी। देखो, ये वाला जो चिन्ह है वे कौन सा चिन्ह होता है? ऐसे करके आता है ना, कभी कभी जो चिन्ह होता है वो ऐसे करके आता है। ये वाला चिन्ह कौन सा होता है? देखो, संज्ञा तो होती नहीं, सर्वनाम भी नहीं होते, ऑप्शन भी देख लो वैसे ही है। तो चिन्हों के जो नाम है वो विस्मयादि बोधक हैं। जहां भी आपको आश्चर्य चकित ऐसी चीजें मिले आपको, और वहां पर आपको ऐसा चिन्ह दिखाई दे, वहां आप आंख मीच के विस्मयादि बोधक लगा देना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 16वें क्वेश्चन पर। तो 16वां क्वेश्चन कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द नदी, इलायची, पानी, प्यास। तो देखो, अगर आपको पुल्लिंग शब्द की पता नहीं चलती है तो आप
मतलब कुछ भी सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं। नदी प्यासी थी, तो ये तो एक लड़की की तरह होगी, प्यासी थी। इलायची, मैंने इलायची खाई, खाई तो खाई, तुम खाने का मतलब होता है कि खाई, एक स्त्रीलिंग में है ये आपका। मैंने पानी पिया, मेरी प्यास बुझ गई, गई ये तो आपकी स्त्रीलिंग में हो गया। अब बताइए पानी को क्या तुम बना सकते हो, मैंने पानी खाई, मैंने पानी पी नहीं, मतलब मैंने पानी पिया। या अलग दिख रहा है कि ये पुल्लिंग में आता है, यानी कोई भी वाक्य बना लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगी। जैसे कि अगर आप मतलब अपनी भाषा में ही लगा सकते हैं, यानी कोई भी अपनी लैंग्वेज में बोल लीजिए, उसे ही आपको पता चल जाएगी। ऐसा तो है नहीं इन सभी का यूज़ जो हमें घरों में करते हैं। तो इस तरह आप इनके नाम भी कर सकते हो, मतलब इस तरह वाक्य बनाकर आप इन्हें देख भी सकते हो। ये आपको आसानी से पहचान पड़ सकती है इनकी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर एकदम। अब चलते हैं 17वां क्वेश्चन। पावन का संधि विच्छेद बताइए। पावन का जो संधि विच्छेद है वो कौन सा है? पवन, पवन, पो, आवन प्लस पू प्लस उपवन। तो कौन सा है? तो पहले बता दूं, ये जो आता है आपका अयादि, अयादि संधि का है आपका, ये संधि का है आपका, ये जो है आपका अयादि संधि का है आपका ये संधि विच्छेद। तो बताइए कौन सा है? तो अयादि संधि में जो आता है आपका, ये बनता है आपका ए प्लस डबल ओ जब बनता है आपका आव। तो अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से आपका ये जो आब दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखिए आब है नहीं है, तो ये जो आब होगा वो किस में बदल जाएगा? डबल मात्रा में। तो डबल मात्रा देखिए यहाँ पर कौन सी है, तो इसमें आपका डबल मात्रा होगी, और बाकी का ये वाला जो आंसर है एकदम करेक्ट रहेगा, क्योंकि डबल मात्रा इसमें आ की होती है। अगर एक डंडा यानी कि ये वाला आ की मात्रा नहीं होती, ये होता पवन, तो पवन होता, तो फिर क्या होता कि ये जो ओ है वो करेक्ट है, इसका ही एकदम संधि विच्छेद होता, संधि विच्छेद होता। लेकिन इसका जो आका डंडा इसमें लगा हुआ है, तो इससे ही दो मात्रा आ जाएंगी इसकी। अगर आपने संधि नहीं मतलब समझ में नहीं आती है, तो मैंने ट्रिक के साथ पढ़ाई है, इनकी इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो आपके संस्कृत में दिखाई देते हैं आपको, संस्कृत में, और तद्भव वो होते हैं जो आपके हिंदी में होते हैं। तो इन्हें तो आप आसानी से पहचान सकते हो, जैसे कि आम, दूध। या तत्सम बताना है तो आम तो बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल हम भाषा में बोलते हैं, तद्भव भी होगा, दूध हो गया, दही हो गया, और खिड़की। तो कौन सा होगा? आम में आपका इसमें मिस्टेक है, तो इसलिए चारों ऑप्शन आपके ये तद्भव में ही है, लेकिन हमें बताने हैं तत्सम में, तो ये आपका अम्र होगा। ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए वाला रहेगा। इसमें जो मिस्टेक हुई है, मैं आगे नेक्स्ट कोशिश करूंगी कि कोई भी मिस्टेक ना हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन पर। 19वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव जो शब्द है वो कौन सा है? तो देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है बैंक, अमीर, मोह, दूध। इसका कौन सा है? तद्भव होता है आपका जो आपके हिंदी में शब्द होते हैं, जो संस्कृत से बदल जाते हैं हिंदी में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका मोह, ये एकदम करेक्ट आंसर है, यानी सी वाला। अब चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पर। 20वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो आपने संज्ञा पढ़ रखी है, तो इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और देख लीजिए A, B, C यानी कि डी, आपके चार ऑप्शन है, भीष्म, लड़का, मिठास और पुस्तक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहेगा? भावात्मक जो संज्ञा होती है वो होती है जिसे हम महसूस करते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो आपकी भाववाचक होती है। तो बताइए, तो लड़का देख सकते हैं, भीष्म किसी का नाम हो सकता है, उसको भी देख सकते हैं, लेकिन एक मिठास होती है जिसे हम फील कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी रहेगा। जिसने भी एकदम सी लगाया है उनका एकदम करेक्ट आंसर है। तो मुझे बताइए कि आपका 20 में से क्या स्कोर है, और मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा। सब्जेक्ट पर आपके MCQs चाहिए तो उस पर मैं आगे लाने की कोशिश करूंगी, और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी, आप वहां से इसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।